एवरीवन। हम आज जो है अपना क्लास 11th का जो सिलेबस है बुक कीपिंग का यानी अकाउंटेंसी का वो डिस्कस करने वाले हैं और साथ ही हम जो हमारे पास फर्स्ट सेकंड चैप्टर्स हैं उन्हें भी डिस्कस करेंगे इसके अंदर। तो पहले हम एक बार ये जान लेते हैं कि हमारा सिलेबस क्या क्या है और हमें क्या क्या पढ़ना है इसके लिए। देखिए फर्स्ट सेकंड थर्ड एंड फोर्थ चैप्टर जो हमारे पास हैं ये प्रॉपर आपके जो है यू कैन से कि ये थ्योरी चैप्टर्स हैं, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इनके बिना आप ये समझ लीजिए कि आप जो है अपनी जो प्रैक्टिकल चैप्टर्स हैं उन्हें भी कवर नहीं कर पाएंगे। तो हमारे पास जो है पहले तो हमें समझना है कि अकाउंटेंसी होता क्या है, जिसमें हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 1 के अंदर कि अकाउंटेंसी के फीचर्स क्या हैं, अकाउंटेंसी क्या होता है। सेकंड चैप्टर में हम पढ़ने वाले हैं कुछ टर्मिनोलॉजी यानी कुछ टर्म्स ऐसी पढ़ेंगे जो आपको अपने अकाउंट्स में यूज करने को मिलेंगी, और अगर आपको टर्म्स नहीं पता है तो आपको जो है उन टर्म्स को यूज करने में बड़ी दिक्कत आने वाली है। ओके, सो चलिए स्टार्ट करते हैं, चैप्टर 1 स्टार्ट करते हैं और उसके बाद हम डिस्कस करना शुरू करते हैं आगे। तो हमारे पास चैप्टर 1 के अंदर बेसिकली जो हमारे पास है वो एक डेफिनेशन है, उसको समझना है अच्छे से। एंड वो डेफिनेशन क्या कहती है आपसे, हाँ इट्स विजुअल बेटर। डेफिनेशन कहती है आपसे अकाउंटेंसी इज अ सिस्टमैटिक प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग। तो यहाँ पे एक वर्ड निकल के आया है वो है सिस्टमैटिक प्रोसेस। अकाउंटिंग जो है एक सिस्टमैटिक प्रोसेस है जिसमें आप चीजों को आइडेंटिफाई करते हैं, आप मेजर करते हैं, उन्हें आइडेंटिफाई करने के बाद मेजर करेंगे आप उन्हें मनी टर्म्स में, देन उसे आप रिकॉर्ड करेंगे, रिकॉर्डिंग के बाद आप उसे क्लासिफाई करते हैं डिफरेंट हेड्स के अंदर, देन आप समराइज करेंगे, इंटरप्रेट करेंगे एंड कम्युनिकेट कर देंगे उसके सारे रिजल्ट्स को उसके यूजर्स तक। ये हमारा एक्चुअल में पूरी अकाउंटिंग जो है वो इसके अंदर कवर हो जाती है। अब इस डेफिनेशन के अंदर ना कुछ कीवर्ड्स आए हैं, हम उन कीवर्ड को दोबारा समझते हैं एक बार। पहला कीवर्ड है सिस्टमैटिक प्रोसेस है। अकाउंटिंग सिस्टमैटिक प्रोसेस है, इसका मतलब ये हुआ कि आप जो भी चीजें अकाउंट्स में करेंगे बहुत सिस्टमैटिक तरीके से करेंगे। एक से एक वर्ड यूज करते हैं अकाउंट्स में, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, यानी आप डेट वाइज चीजों को रिकॉर्ड करेंगे। ओके, देन है आइडेंटिफाई करना। तो रिकॉर्डिंग करने के लिए आपको सभी चीजों को आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। तो आइडेंटिफाइंग में क्या आएगा आपका कि आप पहले पता लगाएंगे कौन कौन से आपके इवेंट्स या ट्रांजेक्शन हैं जो बिजनेस रिलेटेड है। आप पहले पता लगाएंगे अगर आपकी ट्रांजेक्शन बिजनेस रिलेटेड है तो आप उसे जो है आइडेंटिफाई कर लेंगे। उसके बाद जब आइडेंटिफाई कर चुके हैं तो उसे आप मेजर करेंगे मनी में। ऐसी कोई भी ट्रांजेक्शन जिसे आप मनी में कन्वर्ट नहीं कर सकते उसे आप रिकॉर्ड नहीं करेंगे। तो मनी मेजरमेंट जो है इसका एक सेकंड स्टेप कह सकते हैं आप। देन है रिकॉर्डिंग। रिकॉर्डिंग के केस में आप उसे रिकॉर्ड करेंगे, नहीं लिखेंगे किसी पर्टिकुलर जगह पे। अब रिकॉर्डिंग में आपका आता है निकल के हम करते हैं जनरल एंट्रीज, मतलब आप एक बुक बनाएंगे, आप कह लीजिए एक रजिस्टर होगा आपके पास, उसके अंदर आप उसे ट्रांजेक्शंस को रिकॉर्ड करेंगे। रिकॉर्डिंग का एक फॉर्मेट होता है, एक तरीका होता है, वो हम डिस्कस करेंगे और सीखेंगे हम यहाँ पे अभी फिलहाल। रिकॉर्डिंग करने के बाद आपको समझना चाहिए कि हम जो है इसके अंदर रिकॉर्डिंग करने के बाद हम क्लासिफाई करेंगे इस चीज को। क्लासिफिकेशन में क्या निकल के आएगा, क्लासिफिकेशन में हम जो है उसको लेजर बनाएंगे, अलग अलग तरीके से लेजर अकाउंट्स क्रिएट करेंगे, वो हम जो है इसके अंदर क्लासिफाइंग के अंदर डाल देते हैं उस चीज को। देन उसके बाद आप जो है समराइज करेंगे। आपने क्लासिफिकेशन कर दिया है, देन समरी बनाएंगे एंड समरी में निकल के आता है ट्रायल बैलेंस, जो आपको पढ़ना है आगे चल के। ट्रायल बैलेंस से ही आप दो चीजें और बनाते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट यानी यू कैन से ट्रेडिंग अकाउंट एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और तीसरी चीज बनती है हमारी बैलेंस शीट। तो ये आपका समराइजिंग का पार्ट है। जब आपने समराइज कर दिया है, यहां तक का काम तो एक नॉर्मल अकाउंटेंट कर सकता है। उसके बाद जो एक्सपर्ट का काम निकल के आता है वो है इंटरप्रेटिंग, मतलब आपने जो भी चीजें रिकॉर्ड की हैं, समरी बनाई है, उसको पढ़ के उसे समझना, उसका रिजल्ट निकालना और फिर उस इंटरप्रिटेशन को कम्युनिकेट करना उसके यूजर्स तक, जो भी उसके यूजर्स हैं। फॉर एग्जांपल यूजर्स में कौन कौन आ जाएगा आपका, बैंक्स आ सकते हैं यूजर्स, गवर्नमेंट आ जाएगी, है ना, मैनेजर्स आ जाएंगे, यानी कंपनी के इंटरनल मेंबर्स जो हैं वो भी आते हैं, ओनर्स, मैनेजर्स, कस्टमर्स या कह लीजिए एम्प्लॉइज, और एक्सटर्नल यूजर्स भी होते हैं जैसे लाइक गवर्नमेंट हो गया हमारे पास, कस्टमर्स हो गए, ठीक है, और भी होते हैं, क्रेडिटर्स हो गए हमारे, बैंक्स हो गए, ये सारे हमारे यूजर्स हैं, ठीक है। तो बेसिकली अकाउंटिंग का मतलब इतना सा था हमारे पास। अब हम आगे बढ़ते हैं और डिटेल देखते हैं। देखिए कुछ एट्रीब्यूट्स हैं, एट्रीब्यूट्स बोले तो कैरेक्टरिस्टिक्स है अकाउंटिंग के, वो क्या है हमारे पास। पहले तो आपको आइडेंटिफाई करना है, मैंने आपको एक डेफिनेशन बताई स्टार्टिंग में, बस वही डेफिनेशन आपको याद रखनी है और पूरी अकाउंटिंग अभी कवर हो जाएगी उससे। पहले आपको आइडेंटिफाई करना है कि फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन है या नहीं है, उसे आप मेजर करेंगे मनी टर्म्स में, मैं आपको बता चुका हूँ। देन आप रिकॉर्डिंग करेंगे, रिकॉर्डिंग आप किस में करते हैं, जर्नल के अंदर करते हैं एज आई टोल्ड यू अर्लियर। उसके अलावा आप जो है कुछ बुक्स बना सकते हैं अलग अलग, लाइक परचेज रिकॉर्ड करने के लिए परचेज बुक, सेल्स रिकॉर्ड करने के लिए सेल्स बुक, ये आप अलग अलग चीजें ही बना सकते हैं। और इनको हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं, हमारे पास चैप्टर्स निकल के आएंगे। जनरल एंट्री का अलग से चैप्टर है और इन्हें बोलते हैं सबसिडरी बुक्स, इनका अलग से चैप्टर है, वहां हम डिटेल में और डिस्कस करेंगे इन चीजों को। जब आपने रिकॉर्डिंग कर ली तो उसे क्लासिफाई करेंगे आप। क्लासिफाइंग में क्या होता है, आप लेजर अकाउंट्स बनाते हैं, यहाँ लिखा हुआ वर्ड है हमारे पास लेजर, आप जो है लेजर अकाउंट्स बनाएंगे और वहां पे आप अपने सभी के सभी जो आपने रिकॉर्डिंग की है उनको क्लासिफाई कर देंगे
डिफरेंट हेड्स के अंदर, ठीक है। उसके बाद आप समराइज करेंगे। एज आई टोल्ड यू अर्लियर, समराइजिंग में आप बनाते हैं ट्रायल बैलेंस, ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, या फिर आप उसे बोल सकते हैं स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस इन केस ऑफ ए कंपनीज। अगर कोई कंपनी रजिस्टर्ड है तो उसके लिए हम यूज करते हैं स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। और अगर कंपनी रजिस्टर्ड नहीं है, कोई प्रोप्राइटरशिप है या कोई पार्टनरशिप कंपनी है, यानी किसी एक इंसान ने कंपनी बनाई है या 3-4 लोगों ने मिलकर बनाई है जिन्होंने अपना रजिस्ट्रेशन कंपनीज एक्ट के तहत नहीं करवाया है, तो उन्हें जो वो बनाएंगे अपनी स्टेटमेंट, इनकम स्टेटमेंट, उसको हम बोल देते हैं ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अब ये डिपेंड करता है कि आप ट्रेडिंग अकाउंट को अलग बना सकते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को अलग बना सकते हैं, और चाहे तो आप साथ में बना सकते हैं। ये बनाते कैसे हैं वो हम डिस्कस करेंगे थोड़ी देर बाद, मतलब चैप्टर जब हमारा आएगा तो डिस्कस करेंगे। बैलेंस शीट बनेगी इसके बाद। बैलेंस शीट के अंदर आप चीजें लिखते हैं कि हमारे पास कितने एसेट्स हैं, यानी हमारे पास कितनी जो है पूंजी है एक तरीके से, और कितनी लाइबिलिटीज हैं, कितना हमें पेमेंट करना है किसी को। ये सारी चीजें हमारी जो है समराइजिंग का पार्ट बन जाएगी। उसके बाद आप समझिए, उसके बाद आपको जो है एनालिसिस करना होगा इन चीजों का जो आपने बनाया है। एनालिसिस किन चीजों का करते हैं आप फाइनेंशियल डेटा का एनालिसिस करते हैं कि आपके पास जो डेटा है, ताकि आप एक मीनिंगफुल जजमेंट दे पाए प्रॉफिटेबिलिटी को लेके कि हमारी कंपनी प्रॉफिटेबल है या नहीं है, हमारी फाइनेंशियल पोजीशन क्या है, हम पे ज्यादा देनदारियां तो नहीं है। इन सब बातों को जो है एनालिसिस के तहत हम करेंगे, इंटरप्रिटेशन करेंगे अपने रिजल्ट्स का, एंड देन फाइनली हम इस डेटा को कम्युनिकेट कर देंगे इसके यूजर्स तक। जो भी इसके यूजर्स हैं वहां तक ये वाली बात हम पहुंचा देंगे। मैंने आपको बताया था यूजर्स कौन कौन से होते हैं, डिटेल में डिस्कस कर लेंगे। अब ऑब्जेक्टिव क्या है? अकाउंट्स का ऑब्जेक्टिव ये है कि आप चाहते हैं रिकॉर्ड्स को एक सिस्टमेटिक रूप में मेंटेन करना। आप चाहते हैं प्रॉफिट एंड लॉस का पता लगाना कि आपका क्या प्रॉफिट एंड लॉस होने वाला है या हुआ है, वो आप पता लगाएंगे अपनी अकाउंटिंग करके। उसके अलावा है हमारे पास एक फाइनेंशियल पोजीशन हम पता लगाते हैं। याद रखिएगा, प्रॉफिट एंड लॉस पता लगाने के लिए आप बनाते हैं इनकम स्टेटमेंट या फिर ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और फाइनेंशियल पोजीशन पता लगाने के लिए हम बनाते हैं हमारे पास बैलेंस शीट बेसिकली, ठीक है। यहाँ लिखा हुआ है डिटरमाइन द फाइनेंशियल पोजीशन, इट इज नोन एज बैलेंस शीट, ठीक है। इसके फायदे और भी हैं। एक तो मैनेजमेंट को हेल्प मिलती है अपने बिजनेस को इफेक्टिव कंट्रोल करने में, डिसीजन मेकिंग में, ये सारे हम जो है तरीके से कर पाते हैं अगर आपने अकाउंटिंग की हुई है, ठीक है। और इसके यूजर्स को भी इन्फॉर्मेशन मिल पाती है अगर आपने अकाउंटिंग की हुई है तो। और हमारे बिजनेस एसेट्स को भी प्रोटेक्ट करते हैं अकाउंटिंग, क्योंकि आपको पता है कि एक चीज आप पढ़ेंगे, डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन क्या होता है? आपने कोई एसेट बाय किया है और उस एसेट को जो है आपको 10 साल के बाद रिप्लेस करना है, तो अभी से आप उसके लिए सेविंग करेंगे तो आपको रिप्लेसमेंट के टाइम पे दिक्कत नहीं आएगी। उसी का एक जरिया है डेप्रिसिएशन। वी विल डिस्कस लेटर, जब चैप्टर हमारा आएगा डेप्रिसिएशन, तो वहां डिटेल में डिस्कस करेंगे क्या होता है डेप्रिसिएशन। अब देखिए फंक्शंस क्या है। मैंने को बताया कि वही सारी बातें रिपीट होंगी जो हमने डेफिनेशन पढ़ी थी फर्स्ट पेज पे। एक तो सिस्टमेटिक रिकॉर्ड रखना है आपको, है ना, और फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने हैं आपको, इसलिए भी अकाउंटिंग करनी होती है। कुछ लीगल रिक्वायरमेंट्स भी होती हैं, जो लाइक इंडिया के लॉज कहते हैं कि आपको अकाउंटिंग करनी ही करनी है। अगर आप प्रॉफिट मेकिंग कंपनी है या प्रॉफिट मेकिंग फर्म है तो आपको अकाउंटिंग करनी ही पड़ेगी। तो ये भी एक लीगल रिक्वायरमेंट, एक रीजन है एक तरीके से, जिसके लिए आप जो है अकाउंटिंग करते हैं। उसके बाद है कम्युनिकेटिंग द फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन। आप जो है फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन को कम्युनिकेट करते हैं इसके यूजर्स तक, ये भी एक रीजन है अकाउंटिंग करने का। और मैनेजमेंट को हेल्प तो मिलती ही है, हम डिस्कस कर चुके हैं ऑलरेडी। एडवांटेजेस बहुत सारे हैं हमारे पास, फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन मिल जाती है हमको, मैनेजमेंट को हेल्प मिल जाती है, हमारी मेमोरी को रिप्लेस कर सकते हैं अकाउंटिंग के जरिए हम। कंपेरेटिव स्टडी, मतलब आप अपनी कंपनी को कंपेयर कर सकते हैं किसी और कंपनी के साथ में, या फिर अपनी कंपनी के करंट ईयर के रिजल्ट्स को आप कंपेयर कर सकते हैं प्रीवियस ईयर से, कि आपने लास्ट ईयर क्या परफॉर्म किया था और इस ईयर क्या परफॉर्म किया है आपने, ये भी आप कंपैरिजन कर सकते हैं। ये आपको एक तो टैक्स लायबिलिटी को सेटलमेंट करने में हेल्प करता है अकाउंटिंग, क्योंकि अगर आपके पास पूरी अकाउंटिंग होगी कि आपने क्या कमाया है, कितना कमाया है, तो आपको टैक्स कितना पे करना है गवर्नमेंट को, इसे निकालना भी आसान हो जाएगा। अगर आपने अकाउंटिंग की है तो आपको लोन मिलना भी इजी हो जाएगा, ठीक है। लोन मिलने में दिक्कत आएगी अगर आपने प्रॉपर तरीके से अकाउंटिंग नहीं की हुई है तो। एक तरीके से ये एविडेंस भी होता है कोर्ट के अंदर। अगर आपके पास अकाउंटिंग है, आपने अकाउंटिंग की हुई है ठीक से, तो कोर्ट में आप उसको एज ए प्रूफ प्रेजेंट कर सकते हैं कि भाई गवर्नमेंट आपसे ज्यादा टैक्स मांग रही है। आप दिखा सकते हैं कि हमने इतना ही अर्न किया है और हमारी टैक्स लायबिलिटी इतनी ही बनती है। उसके अलावा ये एक तो सेल ऑफ बिजनेस को सेल करने में भी काफी हेल्प करने वाली है अकाउंटिंग आपकी, क्योंकि आपके पास सब कुछ चीजें लिखी पड़ी हैं कि आपके पास कितने एसेट्स हैं, कितने आपके पास पूंजी है, कितनी देनदारियां हैं, आपकी लायबिलिटीज कितनी है, तो उसको सेल करना इजी हो जाता है। जो बायर होगा वो अच्छे से आपकी कंपनी के पोजीशन को अच्छे से एक्नॉलेज कर पाएगा। और इंसॉल्वेंसी केस में, इंसॉल्वेंसी क्या होता है? इंसॉल्वेंसी का मतलब होता है कि अगर आपके पास आउटसाइडर लायबिलिटीज को पे करने के लिए पैसे नहीं है, यानी जो आपकी देनदारियां हैं उन्हें आप पे नहीं कर पा रहे हैं, तो आप गवर्नमेंट के सामने या कोर्ट के सामने बोल सकते हैं दैट आई एम इंसॉल्वेंट, आई एम नॉट एबल टू पे द डेट्स, है ना। तो कंपनी की एसेट्स को अच्छे से एग्जामिन करने के लिए कोर्ट के पास बैलेंस शीट्स, अकाउंटिंग होगी आपकी,
तो वो आपको इंसॉल्वेंट डिक्लेयर करने में हेल्प करेंगे कोर्ट। ठीक है। हेल्पफुल इन पार्टनरशिप अकाउंट्स, जो अब 3-4 लोग काम कर रहे हैं एक साथ, तो आपके पास अकाउंटिंग होगी तो आप आपस में कोई कंफ्लिक्ट नहीं होगा, क्योंकि सब कुछ रिटर्न में होगा। तो इसलिए आपको पार्टनरशिप में भी काफी हेल्प करती है अकाउंटिंग, और डिसीजन मेकिंग में हेल्प तो करती है ना। आप डिसाइड कर पाते हैं कि आपको अपने बिजनेस को किस डायरेक्शन में ग्रो करवाना है। अब इसके कुछ नुकसान भी है अकाउंटिंग के, क्योंकि ये पूरी तरीके से एग्जैक्ट नहीं है। एग्जैक्ट किस सेंस में नहीं है, आपने कुछ भी जो है ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड की है, ठीक है, फॉर एग्जांपल कि आप लगा रहे हैं डेप्रिसिएशन, अपने एसेट्स के ऊपर डेप्रिसिएशन लगा रहे हैं, तो बेसिकली डेप्रिसिएशन, मान लीजिए आपकी मशीनरी अभी 10 लाख की आई थी, 10 साल के बाद 10 लाख की मशीन दोबारा तो नहीं मिलने वाली आपको, लेकिन आप डेप्रिसिएशन करंट ईयर के अकॉर्डिंग लगाते हैं कि 10 लाख की मशीन आई है, 10 साल चल जाएगी, तो एक साल में 1 लाख रुपए की सेविंग या कह लीजिए आप डेप्रिसिएशन लगा दीजिए। लेकिन 10 साल के बाद मशीन 10 लाख की तो आने वाली नहीं है, तो ये एग्जैक्ट नहीं है, क्योंकि आप इसको एक तरीके से अजम्पशन पे कर रहे हैं। दैट्स व्हाई दिस इज द फर्स्ट लिमिटेशन ऑफ अकाउंटिंग। नेक्स्ट इज अनरियलिस्टिक इन्फॉर्मेशन। अकाउंट्स के अंदर जो इन्फॉर्मेशन आप यूज कर रहे हैं वो रियलिस्टिक नहीं होती है, ठीक है ना। जैसे आप कुछ कंसेप्ट पढ़ेंगे अभी चैप्टर नंबर 3 के अंदर, गोइंग कंसर्न कंसेप्ट, जो कहता है आपसे कि बिजनेस जो है एक फोरसीएबल पीरियड तक चलेगा, मतलब कभी बंद नहीं होगा एक तरीके से, बट ऐसा सच तो नहीं होता है ना। तो जो अजम्पशन आप कर रहे हैं, एज्यूम कर रहे हैं, वो चीजें लिमिटेशन की तरह यूज कर सकते हैं अकाउंटिंग की। अकाउंटिंग इग्नोर्स द क्वालिटेटिव एलिमेंट्स। कई बार क्या होता है कि आपने बिजनेस के अंदर एक बड़े से क्वालिफाइड पर्सन को निकाल दिया कंपनी से, और आपने हायर कर लिया एक नॉर्मल पर्सन को, है ना। तो पॉइंट इज दिस कि आपने जो है एक तरीके से कंपनी को काफी इम्पैक्ट होना चाहिए, क्योंकि आपने एक क्वालिफाइड पर्सन को निकाल दिया और एक नॉर्मल पर्सन को हायर कर लिया। तो ये क्वालिटेटिव एलिमेंट्स को अकाउंटिंग नहीं एक्नॉलेज करने वाली, मतलब इसकी रिकॉर्डिंग अकाउंट्स में कहीं नहीं होने वाली कि एक एमबीए को निकाला गया है, 12th पास को हायर किया गया है, ठीक है। तो इसलिए हम कह सकते हैं अकाउंटिंग इग्नोर्स द क्वालिटेटिव एलिमेंट्स, दैट्स व्हाई इट इज आल्सो द लिमिटेशन ऑफ द अकाउंटिंग। अकाउंटिंग इग्नोर्स द इफेक्ट्स ऑफ प्राइस लेवल चेंजेस। एज आई टोल्ड यू अर्लियर, हम कुछ प्रिंसिपल्स पढ़ेंगे जिसमें अब कहा जाता है एक प्रिंसिपल लाइक हिस्टोरिकल कॉस्ट कंसेप्ट, ठीक है। वो कंसेप्ट कहता है आपसे कि आप अकाउंट्स के अंदर जो भी चीज रिकॉर्ड करेंगे वो हिस्टोरिकल कॉस्ट पे करेंगे, है ना। हिस्टोरिकल कॉस्ट बोले तो जितने का आपने सामान बाय किया था, तो मार्केट में अगर उस सामान की वैल्यू चेंज हो रही है, उसकी मनी चेंज हो रही है, उसकी वैल्यूएशन चेंज हो रही है, तो अपने अकाउंट्स में आप उसे रिकॉर्ड नहीं करेंगे, मतलब उसको आप चेंज को लिखेंगे नहीं। दैट्स व्हाई अकाउंटिंग इग्नोर्स द इफेक्ट ऑफ प्राइस लेवल चेंजेस एंड इट इज आल्सो बिकम्स द लिमिटेशन ऑफ द अकाउंटिंग, ठीक है। तो ये भी एक लिमिटेशन है। नाउ नेक्स्ट इज अकाउंटिंग में लीड टू विंडो ड्रेसिंग। देखो इसका सिंपल सा एग्जांपल देता हूँ आपको, विंडो ड्रेसिंग क्या होता है। आप एक बड़ा सा फ्लैट देख रहे हैं आपके घर से, और उस फ्लैट के अंदर एक विंडो है, विंडो के अंदर से आपको विंडो से दिखाई दे रहा है आपको कि अंदर क्या क्या सामान रखा है। तो विंडो के सामने जो इंसान फ्लैट में रहता है, विंडो के सामने उसने बड़ा अच्छा सा सीन क्रिएट किया हुआ है, सोफा रखा है, एक एलईडी लगी हुई है, मतलब विंडो से आप इतना ही देख पा रहे हैं, और आपको लग रहा है वाह बड़े रईस और रिच लोग हैं तो जो इसके अंदर रहते हैं, ठीक है। जस्ट टेकिंग एग्जांपल है ना। अब आप जाते हैं उस फ्लैट के अंदर, विजिट किया आपने पर्सनली, तो आपने देखा अंदर कचरा पड़ा हुआ है, दीवार की सफेदी हट रही है, कोई टाइल कुछ नहीं है, मार्बल कुछ नहीं लगे हुए। तो इससे क्या प्रेडिक्ट करा आपने कि उस बंदे ने विंडो ड्रेसिंग कर दी, मतलब उसने आपको दिखाने के लिए एक पोर्शन जो आपको विजिबल था उसको इतना अच्छा पॉलिश तरीके से दिखा दिया कि आपको लगा वाह बहुत अच्छा फ्लैट होगा, बहुत अच्छे लोग होंगे जो वहां रहते होंगे, बट रियलिटी में ऐसा नहीं था। तो अकाउंटिंग को भी मैनिपुलेट किया जा सकता है सीएस के द्वारा, अकाउंटेंट्स के द्वारा, जो बैलेंस शीट्स को, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को ठीक से विंडो ड्रेसिंग करके आपको दिखा देंगे। इन्वेस्टर को लगेगा वाह मस्त कंपनी है, पैसा लगा देगा वो। रियल इंटरनल मैटर्स जो कंपनी के हैं उसको पता लगाना बहुत मुश्किल हो जाता है अगर कोई इंसान विंडो ड्रेसिंग कर देता है तो अकाउंटिंग से जो है फ्रॉड्स होने के चांसेस भी होते हैं, बिकॉज इसमें सीएस और अकाउंटेंट्स इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है। सारे नहीं होते हैं ऑब्वियसली, लेकिन ये उनकी हेल्प करते हैं बिजनेस ओनर्स की विंडो ड्रेसिंग करने में। अब रोल तो हम पढ़ चुके हैं कि असिस्टेंस करता है मैनेजमेंट की, कंपैरेटिव स्टडी में हेल्प करता है। अब देखिए अकाउंटिंग प्रोसेस कैसे काम करती है। पहले तो आपको पता होना चाहिए फाइनेंशियल इवेंट्स या ट्रांजेक्शन्स होंगी, ठीक है, जो हमने डिस्कस किया था। उसके बाद ये निकल के आएंगे, हम पहुंचेंगे रिकॉर्डिंग करने। आपने रिकॉर्डिंग कर दी, रिकॉर्डिंग करने के कई सारे तरीके हैं, वो हमारे पास क्या है। पहला तो तरीका है कि आप कैश रिकॉर्डिंग करेंगे कैश बुक के अंदर, परचेज की रिकॉर्डिंग करेंगे परचेज बुक में, सेल्स रिकॉर्डिंग करेंगे सेल्स बुक में, ठीक है। परचेज रिटर्न बुक में रिकॉर्डिंग करेंगे जो आपने परचेजेस की थी और आपको सही नहीं लगी, आपने उन्हें वापस कर दिया, तो उसमें आप परचेज रिटर्न बुक की परचेज रिटर्न की रिकॉर्डिंग करेंगे। सेल्स रिटर्न बुक में आपने जो सेल्स की थी और कस्टमर ने आपको रिटर्न कर दिया, तो उसे आप सेल्स रिटर्न बुक में लिख सकते हैं। बिल्स पेबल क्या होता है, बिल्स रिसीवेबल क्या होता है, पढ़ेंगे डिटेल में, आगे चैप्टर्स हमारे पास। और जर्नल प्रॉपर में रिकॉर्डिंग करेंगे, जो इसमें नहीं आ रहा वो कहाँ जाएगा, डायरेक्टली जर्नल प्रॉपर के अंदर जाएगा, ठीक है। ये भी हम सब कुछ डिटेल में पढ़ेंगे, चैप्टर्स हमारे पास जब निकल के आएंगे। नेक्स्ट इज क्लासिफाइंग। क्लासिफाइंग क्या होता है, आप जो है लेजर में पोस्टिंग करते हैं चीजों को, ठीक है, अलग अलग अकाउंट्स बनाते हैं उनके, और जब क्लासिफिकेशन कर दिया आपने
तो आप क्या करेंगे, आप बैलेंस शीट बनाएंगे, टर्बुलेंस बनाएंगे, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाएंगे, ये सारी चीजें बनाएंगे। ये सब बनने के बाद आप करेंगे इंटरप्रिटेशन, ठीक है, आप जो है चीजों को इंटरप्रेट करेंगे और लास्ट में उस रिजल्ट्स को कम्युनिकेशन कर देंगे उसके यूजर्स तक। तो बेसिकली ये हमारे पास जो है अकाउंटिंग का पूरा फॉर्मेट था, या जो हमें अकाउंटिंग किस प्रोसेस से करनी है। अब ये सिलेबस में तो नहीं है, मतलब सिलेबस में है हमारे एक्चुअली, 11th के सिलेबस में नहीं है, ठीक है। फाइनेंशियल अकाउंटिंग जो है, अकाउंट की ब्रांचेस हैं बहुत सारी, फाइनेंशियल अकाउंटिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग। फाइनेंशियल अकाउंटिंग में हम जो है एक्चुअल में फाइनेंसिस को देखते हैं, ठीक है, हम चेक करते हैं कंपनी की ट्रांजेक्शंस कैसी हो रही हैं और हम प्रॉफिट को कैसे मैक्सिमाइज कर रहे हैं, ये हमारे पास है फाइनेंशियल अकाउंटिंग का पार्ट। कॉस्ट अकाउंटिंग में आप डिसाइड करते हैं कंपनी की कॉस्ट, कॉस्ट इन द सेंस कि आपको जो प्रोडक्ट आपने लॉन्च किया है या मैन्युफैक्चर किया है उसकी मार्केट में कॉस्ट क्या रखनी है, या हम उसकी प्रोडक्शन कॉस्ट को कम से कम कैसे करें, वो है कॉस्ट अकाउंटिंग का पार्ट। और मैनेजमेंट अकाउंटिंग के अंदर आप एचआर को मैनेज करते हैं, ह्यूमन रिसोर्स को मैनेज करेंगे, किसको हायर करना है, किसको रखना है, या अपने बिजनेस को कैसे मैनेज करना है, बिजनेस के फाइनेंसिस को कैसे मैनेज करना है, एवरीथिंग कम्स अंडर द मैनेजमेंट अकाउंटिंग, ठीक है। ये हमारे पास जो है 3 प्रकार की अकाउंटिंग थी जो को पता होनी चाहिए। नाउ अब एक मेजर क्वेश्चन आता है, बुक कीपिंग, अकाउंटिंग और अकाउंटेंसी, इन तीनों में क्या डिफरेंस है, ठीक है। बुक कीपिंग जो है एक बहुत छोटा सा पार्ट है, आप समझ लीजिए, मैं आपको एक चीज समझाता हूँ यहाँ पे, एक बना के सर्कल। देखिए हमारे पास ये एक पोर्शन है, ठीक है, इसके अंदर एक पोर्शन और है और इसके अंदर एक पोर्शन और है। तो आपको मैं बताता हूँ, ये जो हमारे पास लिखा हुआ है, जो दिस वन, ये इसको हम बोल सकते हैं अकाउंटेंसी, ये अकाउंटेंसी है, ठीक है, अकाउंटेंसी है ये हमारे पास, और ये अकाउंटिंग है, दिस इज अकाउंटिंग, 84 अकाउंटिंग याद कर लीजिए, और ये है बुक कीपिंग। तो पॉइंट इज दिस, आप समझ जाएंगे अब, अकाउंटेंसी ज्यादा वास्ट है, उसके बाद आती है अकाउंटिंग एंड देन आता है बुक कीपिंग। बुक कीपिंग बहुत छोटा पार्ट है, सबसे बड़ा क्या है आपका अकाउंटेंसी, दिस इज अ सब्जेक्ट, होल सब्जेक्ट, उसका एक पार्ट है अकाउंटिंग, ठीक है, एंड देन आता है बुक कीपिंग। तो जहां बुक कीपिंग खत्म होगी उसके बाद अकाउंटिंग शुरू होगी, और जहां अकाउंटिंग खत्म होगी उसके बाद अकाउंटेंसी शुरू होगी, ठीक है। इस प्रकार से आप समझ जाइए इसको, ये 3 चीजें हैं अलग अलग। बुक कीपिंग कोई भी कर सकता है, अकाउंटिंग करने के लिए एक्सपर्ट एडवाइस चाहिए, और अकाउंटेंसी तो बहुत ज्यादा वास्ट है, उससे ही बड़ा चीज है, ठीक है। डिफरेंस समझ लीजिए अब यहाँ पे आप, ठीक है। देखिए बुक कीपिंग जो है, एक सेकेंड, bookkeeping is concerned with the identifying the financial transactions and events, measuring them in money terms, recording them in books। देखो यहाँ रिकॉर्डिंग और क्लासिफाइंग पे आके बुक कीपिंग खत्म हो गई। अकाउंटिंग जो शुरू होती है वो रिकॉर्डेड ट्रांजेक्शंस और इवेंट को इंटरप्रेट करना शुरू होती है, उसके कम्युनिकेशन करना है उसका रिजल्ट्स का उसके यूजर्स तक, तो ये अकाउंटिंग है। तो जहां ये प्राइमरी स्टेज है एक तरीके से, ये सेकेंडरी स्टेज है, ठीक है। इसका ऑब्जेक्टिव है सिस्टमेटिक रिकॉर्डमेंट है कि इसका ऑब्जेक्टिव है कि ऑपरेशंस और फाइनेंशियल पोजीशन को कम्युनिकेट करना उसके यूजर्स तक, ये एक रूटीन जॉब है, डेली करना है आपको। अकाउंटिंग जो है वो एनालिटिकल और डायनेमिक नेचर की होती है, इसे आप वीकेंड में कर सकते हैं, मंथली बेसिस पे कर सकते हैं, ये डेली नहीं करना होता है एक्चुअल में, ठीक है। इसे जूनियर स्टाफ परफॉर्म करता है और इसे स्पेशलाइज फंक्शन है, इसे सीनियर स्टाफ परफॉर्म करता है, ठीक है। तो अकाउंटेंसी आप समझ चुके हैं, अकाउंटिंग आप समझ चुके हैं, देन देयर इज नो अदर थिंग, ठीक है। यूजर्स कौन कौन होते हैं इसके, है ना। इंटरनल यूजर्स में आएंगे, इसके ऑनर्स निकल के आ जाएंगे, मैनेजमेंट निकल के आ सकती है, ठीक है, एम्प्लॉयज एंड वेलफेयर वर्कर्स हो गए हमारे पास, ये सब इसके इंटरनल यूजर्स का पार्ट कहलाएंगे हमारे, ठीक है। एक्सटर्नल यूजर्स में कौन कौन आएगा, बैंक एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस आएंगे निकल के, इन्वेस्टर्स एंड पोटेंशियल इन्वेस्टर्स निकल के आ जाएंगे, क्रेडिटर्स निकल के आ जाएंगे, गवर्नमेंट एंड अथॉरिटीज भी इसका जो है एक तरीके से एक्सटर्नल यूजर्स का पार्ट है, रिसर्चर्स, कंज्यूमर्स, ये सब क्या हमारे एक्सटर्नल यूजर्स हैं, पब्लिक भी क्या है एक्सटर्नल यूजर्स में आ जाती है। अब अकाउंटिंग के 2 सिस्टम हो सकते हैं मेनली, एक डबल एंट्री सिस्टम है और एक सिंगल एंट्री सिस्टम है। सिंगल एंट्री सिस्टम हमारे सिलेबस में नहीं है। सिंगल एंट्री सिस्टम जो है एक नॉर्मल जो शॉपकीपर्स होते हैं जो कोई रजिस्ट्रेशन नहीं फॉलो करते, वो यूज करते हैं सिंगल एंट्री सिस्टम। डबल एंट्री सिस्टम के अंदर आएंगे हम, जो है चीजों के 2 एस्पेक्ट्स होते हैं, एक होता है गिवर, एक होता है टेकर। तो हम दोनों ही एस्पेक्ट्स को रिकॉर्ड करते हैं, ये हम पढ़ेंगे डिटेल में कि डबल एंट्री सिस्टम कैसे काम करता है, जो हमारा चैप्टर आएगा। डबल एंट्री सिस्टम के फायदे बहुत सारे हैं, एक साइंटिफिक मेथड होता है, ये कंप्लीट रिकॉर्डिंग करते हैं आप, क्योंकि मैंने आपको बताया एक ट्रांजेक्शन के 2 पहलू होते हैं, टेकर और गिवर वाला, हम दोनों ही रिकॉर्ड कर लेते हैं। अर्थमेटिक एक्यूरेसी मेंटेन रहती है हमारी इससे, डबल एंट्री सिस्टम से। प्रॉफिट को पता लगाने का भी एक बेस्ट तरीका है डबल एंट्री सिस्टम। नॉलेज भी आपकी जो है फाइनेंशियल पोजीशन की आपको एग्जैक्ट मिल पाती है, एंड फुल डिटेल फॉर पर्पज ऑफ कंट्रोल, आप चीजों को बिल्कुल डिटेल में रिकॉर्ड कर रहे हैं डबल एंट्री सिस्टम के तहत,
इसलिए आपको पूरा कंट्रोल मिल पाता है और कंपैरेटिव स्टडी भी पॉसिबल हो पाती है, बिकॉज डबल एंट्री सिस्टम के अंदर आप दोनों ही एस्पेक्ट्स रिकॉर्ड करते हैं और डिसीजन मेकिंग में काफी हेल्प मिलती है मैनेजमेंट की। ठीक है, फ्रॉड एंड मिस अप्रोप्रिएशन का भी पता लग पाता है डबल एंट्री सिस्टम में, क्योंकि आपने दोनों ही एस्पेक्ट्स रिकॉर्ड किए हैं, गिवर एंड टेकर वाला। दैट्स वाई यहाँ पे जो है फ्रॉड्स का पता लगाना ईजी हो जाता है। सिंगल एंट्री सिस्टम में आप सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज रिकॉर्ड करेंगे और उसी को हम बोलते हैं इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स और सिंगल एंट्री सिस्टम, जो कि हमारे सिलेबस में नहीं है, तो हम इसको डिटेल में डिस्कस नहीं करेंगे।